दे तो काय में पढ़ाएं। पैसा टका नहीं तो कहाँ में पढ़ाएं? मिलना 400 रुपया चाहे पेट में खा ले चाहे बच्चन को खुआ दे। सरकार के फैसले के आगे ना तो हम चल पाएंगे ना कोई और चल पाएगा। सरकार का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। हम सरकार का समर्थन भी करते हैं। कब्जा तो छोड़ने तैयार है हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आज निकल तो हमें यहाँ जाना ही है, कहीं कहीं तो जुगाड़ करना, सड़क पे जाके रहें, कहीं रोड पे आके रहें, ये तो होना ही होना है। आपको रूम मिला हुआ है ना कंपनी की तरफ से? तो आपके ठेकेदार ने नहीं बना के दिया ऐसे तंबू? ये आपके पीछे देख रहे खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं बेचारे, ये भी मजदूर हैं। इनकी क्या गलती है? ठेकेदारों को देना चाहिए रूम, व्यवस्था करानी चाहिए उनको। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरी स्टोरी मैंने कवर की थी दया बस्ती की, वो रेलवे स्टेशन पर जाकर मैंने झुग्गियाँ कवर की थी। आज सेम चीज़ मैं रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन स्टेशन डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है और झुग्गी भी डिफरेंट है, और जाहिर है लोग भी डिफरेंट होंगे। ये जो स्टेशन है दिल्ली सराय रोहिल्ला का ये स्टेशन है, और इस स्टेशन पर जो रेलवे लाइन है उस पर जो झुग्गियाँ बनी हुई, जैसे इधर मैं देख कर आ रहा हूँ, पूरी झुग्गियों का एरिया है। उनको नोटिस मिला है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 28 तारीख तक ये लोग झुग्गियों को खाली करते हैं, अदरवाइज़ कार्रवाई होगी। अब मेरे आने का यहाँ रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे झुग्गियाँ तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, लेकिन उन सब के अलावा एक और मेरा मेन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ पत्रकार इस देश के ऐसी खबर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो सारी गलती इस सरकार की है इन लोगों को उजाड़ने में। अब क्या हम लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस देश के प्रति? अगर हम गरीब हैं तो क्या हम इस देश में गंदगी करेंगे? अगर हम लोग असहाय हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हम इन रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे? ये तमाम सवाल है, और मैं इन्हीं लोगों से बात करूँगा कि गलती किसकी है। क्या वाकई ये लोग सारी गलती सरकार की मानते हैं? ये तमाम सवाल मैं लेकर जाऊँगा, और जो कुछ निकल कर आएगा आप लोगों के सामने होगा। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, सिर्फ कब्ज़ा ही नहीं है, ये रेलवे लाइन पर जैसे ये झुग्गियाँ हैं जितनी भी हैं तमाम, अब रेलवे के जो पावर्स हाउस होते हैं छोटे छोटे से, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्स होते हैं, ये देखिए लाइन से कम 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बॉक्स हैं। और इन बॉक्स का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है? बांस रखे हुए हैं, कपड़े सुखाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जान को भी खतरा है। मतलब ये ऊपर हाई टेंशन लाइन है, ये तो कह रहे ही, जो छू ले तो राख हो जाए, फिर ये चीज़ें हैं, और उसके अलावा गंदगी है। ये तमाम चीज़ें शायद उन पत्रकारों को नज़र नहीं आती जो सिर्फ एक नैरेटिव लेकर चलते हैं। बाकी हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्या नोटिस के बाद इनका रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? क्या करना है भैया? करना कुछ नहीं, एक बात बताइए, आप ऐसे कूद के आती, रास्ता नहीं है नीचे उतरने का? तो ये नीचे उतरने का रास्ता नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं है ना रास्ता। रास्ता कहाँ जा रही हैं? भैया मैं तो बाजार जा रही हूँ। बाजार? हाँ। ये बताइए, नोटिस लगा है 28 तारीख तक। पता नहीं भैया, मैं यहाँ ज़्यादा रहती भी नहीं हूँ, उधर रहती हूँ मोतीबाग में। तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ आई भी थी किसी से मिलने। कौन है आपका? अरे ऐसे पड़ोसी हैं, कौन होता भैया? एक यूनिक चीज़ आप देखिए, रेलवे की जो बॉर्डर होता है, जहाँ रेल की पटरी के साइड में 10 मीटर की दूरी पर जो बॉर्डर लगाया जाता है जिससे कि कोई पटरी पर ना आए, इन बॉर्डर से सीढ़ियाँ बाकायदा बनाई हुई हैं। ये कोई रास्ता नहीं है, ये किसी सरकार ने रास्ता बना कर नहीं दिया होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो फला सरकार में बसाए गए थे, फला नेता ने बसाया था हमें, क्या वो नेता यहाँ खुद सीढ़ियाँ बना के गए थे? ये देखिए ये रास्ता कैसा है, और ये सीधा कहाँ खुल रहा है? इन पटरियों पे जाके खुल रहा है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सूरज है। सूरज जी बताइए। कब से रहते हैं? काफ़ी लॉन्ग टाइम से हूँ मैं यहाँ पे। कितना? तकरीबन मेरे को अपनी जानकारी की कम से कम 30 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हुए। 30 साल हो गए आपको? जी बिल्कुल। उससे पहले आपकी झुग्गी में कौन उससे था? पहले हमारे माता पिताजी रहते थे, हम लोग उस समय छोटे थे, तो उससे आगे की कहानी हमारे माता पिताजी जानते हैं, हम समय बच्चे थे। अभी माता पिताजी नहीं है साथ में? माता पिताजी एक्चुअली में गाँव में है और मैं यहीं पे हूँ। ये क्या बात है, माता पिताजी पहले यहाँ रहते थे, फिर यहाँ से फिर अब गाँव चले गए? चले गए, कुछ क्यों? अड़चन आ गई गाँव में, इसीलिए गाँव चले गए। गाँव में कुछ अड़चन आ गई हमारे नात रिश्तेदार। गाँव में क्या क्या आपके, ये बताइए। गांव में घर है, खेती बाड़ी है, पिताजी हमारे किसान थे, तो उन्हें खेती बाड़ी से लगाव था, तो वो कहे बेटा जब तक थे तब तक थे, अब गांव में शिफ्ट हो गए वो। मतलब प्रॉपर खेती बाड़ी है, जी बिल्कुल, ज़मीन है, जायदाद है, सब है। सब कुछ है। फिर यहाँ झुग्गी बनाने का मतलब क्या है? पिताजी उस समय गांव में बेरोजगारी थी उस टाइम पे, हम लोगों का जन्म कर्म तो हुआ नहीं था, तो पिताजी आए थे यहाँ व्यवसाय के लिए, काम करने के लिए, तो जब थे तो उन्होंने ये झुग्गी उग्गी डाली थी।
तब से पिताजी यहाँ रह रहे थे, तो फिर धीरे धीरे हम भी समझदार हुए, हमको भी बुलाया, हम भी यहाँ काम धंधा कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं। क्या काम करते हो? बस वही डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, साबुन सर्फ छोड़ते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। मतलब वो 12-13 हज़ार। 12-13 क्या 10। अब एक बात बताइए, इस देश को हम कृषि प्रधान भी कहते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। किसानों का काम बुरा होता है? नहीं, किसान सर्वप्रथम है। तो आप लोग के पास जैसे ज़मीन है, आपके पिताजी के पास इतनी ज़मीन थी? पर्याप्त ज़मीन नहीं है। जैसे गांव में जमींदार होते हैं तो उनकी हम लोग, आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कहना छोटे किसान भी किसान ही होता है भैया? चाहता हूं? लेकिन बड़ा किसान भी बड़ा किसान होता है, लेकिन छोटा भी किसान ही होता है। एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा जो होता है उससे पर्याप्त अनाज नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए भी हम लोगों को कहीं गल्ला गुजारी मिला तो वहाँ करने लगे। हमारे पास उतनी ज़मीनें थी नहीं, इसलिए बड़े बड़े किसानों के पास हम लोग मजदूरी करने लगे। मेन मकसद जो मेरे यहाँ आने का ये है कि सरकार ने नोटिस लगाए हैं यहाँ पर तोड़ने के लिए। गलत कर रही है, सही कर रही है, उसका अधिकार है या नहीं? देखिए, सरकार का फैसला सर्वोपरि होता है। अब सरकार के फैसले के आगे ना तो हम चल पाएंगे ना कोई और चल पाएगा, लेकिन सरकार का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। हम सरकार का समर्थन भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार को हमारी तकलीफ़ें और मजबूरी को भी समझना चाहिए। मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, बरसात का टाइम है, बच्चों का अभी भी स्कूल खुला है। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी झुग्गीवासी यहाँ हैं सब, उसमें कुछ वृद्ध महिला भी हैं, विकलांग बच्चे भी हैं और कोई डिलीवरी में औरतें भी हैं। तो अगर सरकार कोई एक्शन लेती है हमारे खिलाफ तो इन लोगों को हम कहाँ तत्काल में लेके जाएंगे। मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार थोड़ा सा हम पे ध्यान दे और सरकार हमारी तकलीफ़ों को समझे कि बरसात हमारे सर पर है और जो बुज़ुर्ग बच्चे हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो गर्भवती बहनें मेरी हैं, उन पे भी खासकर विशेष ध्यान दे। हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम अपना कहीं व्यवस्था कर लें। बाकी सरकार के आगे हमारी तो कुछ चलने वाली नहीं है और हम सरकार को ये वादा दिलाते हैं कि सरकार को लाने वाले भी हम हैं। ये जैसे ये सरकार का फैसला, सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है। अब देखो, आप यहाँ खड़े हैं जी, आपसे मुश्किल से 10-12 मीटर की दूरी पर ये रेलवे लाइन है ना? बिल्कुल बाउंड्री बनी है। बाउंड्री बनी हुई है ना? अब इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, रेलवे वालों को तो अपनी ज़मीन चाहिए होती है। बिल्कुल, हम है ना? रेलवे की प्रॉपर्टी में हम कब मना कर रहे हैं? क्या इसमें ये अत्याचार हुआ इन लोगों का, रेलवे वालों का या सरकार का आप लोगों के देखिए, हम ऊपर, तो भाई या गलती आप लोगों की भी है थोड़ी देखिए, हम बहुत? तो रेल सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि रेलवे भी जो है हमारे पे भाई मदद करे। क्या कह रहे हैं चाचा? गलती यहाँ पे जब से रह रहा हूँ कोई कंप्लेन नहीं, कोई नहीं, इन लोगों की कोई गलती है सरकार की या रेलवे वालों की? बिल्कुल बगैर में देखो पटरी नहीं है, कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं। तो सरकार अगर वापस ले रही है तो इतना हो हंगामा क्यों होता है? कुछ पत्रकार तो ये तक कहते हैं कि आप लोगों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अब देखिए, हम लोग को उतना मालूम है नहीं क्या सब हो रहा है। हम लोग तो सुबह उठते हैं, जाते हैं काम पर, अभी आते हैं, इस बीच में क्या होता है हमको मालूम नहीं है। आपका नाम जान सकता हूँ भैया? धर्मेश शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले? बिहार से रहने वाला हूँ। कब आए थे यहाँ पर? मैं तो करीबन हो गया 87 से आया हूँ मैं यहाँ पे। सन 87 से रह रहे हैं। जी। ये उससे पहले से झुग्गियाँ हैं या अभी बनना शुरू हुई? उससे भी पहले झुग्गियाँ हैं। इतनी तादाद में जितनी अभी हैं? ये हाँ, इससे तो ज़्यादा थी पहले, और उनके बाद जो चले गए यहाँ से, कुछ लोग बहुत दिन पहले कोरोना काल में चले गए, यहाँ से निकल गए सब के सब। जो बच्चे हैं, जो ये बच्चे हैं। अब आप 87 से यहाँ रह रहे हैं, मतलब कितनी पीढ़ी निकल गई होंगी इस झुग्गी में? तो इस टाइम 2 पीढ़ी निकल चुकी है इस टाइम। 2 पीढ़ी निकल चुकी है। 2 पीढ़ी निकलने के बाद भी आपकी पीढ़ी विकसित नहीं हो पाई, पढ़ नहीं पाई, एजुकेटेड नहीं हो पाई? कोई वो नहीं, पर बच्चे भी हमारे ऐसे ही है, काम धंधे पे लग नहीं पाए, छोटे छोटे बच्चे हैं इस टाइम। तो पढ़ाई लिखाई तो हम करने पे अकेले घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? हमारी तो लाइफ ख़राब हुई। शिक्षा तो मुफ्त है ना? मुफ्त है, लेकिन अब जो डिजिटल हो रहे हैं, अब के टाइम में इतना मुफ्त है, पहले इतने वो नहीं था। पहले जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम इतना वो विकसित नहीं था यहाँ पे। तो मतलब आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो निकल सकती है इन झुग्गियों में से? तब जब हम लोगों का जो कोई चारा ही नहीं है, कोई कमाए क्या, खाएं क्या, कहाँ किराया दें, कहाँ रहें। पहले तो हमारे पापा वगैरह ये गोदाम में यहाँ काम करते थे, वो गोदाम बंद हो गए, तब से झुग्गी दिल्ली पड़ी है। हम तो उस टाइम छोटे ही थे, दिल्ली हम आ नहीं पाए। पहले मतलब 6-7 साल के आसपास थे, 14 साल के में हम दिल्ली आए थे यहाँ 87 में। नहीं, मुझे एक चीज़ जाननी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि घर चलाएं या पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपके बच्चे कितने? 3 बच्चे मेरे। 3 बच्चे। आप तो उनको एजुकेशन देंगे ना? तो आप चाहते कि हमारे बच्चे भी इन्हीं झुग्गियों में रहे, ऐसे हालात में रहे? हम नहीं चाहते कि हम झुग्गियों में रहें। हम तो चाहते हैं कि कुछ चीज़ बने, कि पढ़ाई के जरिया कोई हमारे पास है नहीं, इनकम उतना है। बड़े लोगों के क्या है, बड़े लोग तो बड़े कॉलेज में जाकर एडमिशन कर देंगे। हम तो गांव में यही कि नाम पता यही दिखवा के बस वही छुट्टी हो जाती है, क्योंकि हम घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं, हमारे बस की तो उतना है नहीं। तो जिम्मेदारी घर की है बहुत सारे, तो अब इसी वजह से हम नहीं बच्चों को पढ़ा पाए। अब चल रहे जैसे चलना है, झेल रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए? पढ़ा नहीं पाए।
अभी तो अभी आप बोल रहे हैं कि वो पढ़ते हैं तीनों बच्चे। एक ही लड़का जो है हमारा छोटा वाला, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको किसी को करवा रहे हैं, दो तो हमारा नहीं कर पाए। ये पता क्या होता है, ये जिम्मेदारी से भागना इसको कहते हैं। जिम्मेदारी से क्योंकि पूरे देश में, मैं दिल्ली की बात नहीं करूँगा, शिक्षा मुफ्त है। बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त है। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो कुछ बनेंगे नहीं, कुछ बनेंगे नहीं तो वो इन झुग्गियों में से निकलेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। रीज़न यही है कि हमें कब्जा नहीं छोड़ना है। कब्जा अगर हम छोड़ दे, कब्जा तो छोड़ने तैयार हैं हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आज निकल तो हमें यहाँ जाना ही है, कहीं कहीं तो जुगाड़ करना, सड़क पे जाके रहें, कहीं रोड पे आके रहें, ये तो होना ही होना है। हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। बशर्ते हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई, हम खाएंगे क्या? बच्चों को घर में जो बच्चे हैं उसको क्या खिलाएंगे, हम कहाँ से कमाएंगे? मतलब आप लोगों को सब कुछ सरकार करके दे दे, राशन पानी सरकार दे, चूल्हे पे आकर भी खाना सरकार बना दे। मेहनत मजदूरी ये तो हम लोग ये नहीं करें कि गवर्नमेंट ही हमें दे। रोजगार कोई हमारे पास है नहीं, कोई हमारे पास हुनर नहीं। अब जैसे ये भाई साहब डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, कुछ इनकम होती है तभी चूल्हा चलता है। अब ये भी ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमें तो सरकार देगी भैया, हम कमाएंगे ही नहीं। मेरे साथ ये डिलीवरी काम करते हैं, इससे पूछो कितने दिन से काम कर रहे हैं ये? जो भी काम तो कर रहे हैं ना। आपके बच्चे हैं सर? कबाड़ पीन देते। शादी नहीं हुई है। मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि शादी के बाद आपके जो बच्चे होंगे, आप उनको एजुकेशन देंगे या नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे, पूरी देंगे, एजुकेशन देंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी वही है, नंबर शिक्षा ही है। शिक्षा है, उसके बाद घर की जिम्मेदारी है। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे मेरे सामने ये एक एग्जाम्पल है भैया, इनको सारी जिम्मेदारी समझ में आ रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की, खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। ये कई तरह के सवाल हैं। और जो पत्रकार दूसरा नेगेटिव चलाते हैं ना, वो कृपया ये चीज़ भी दिखाएं कि बच्चों को एजुकेशन देने में आखिर कौन रोक रहा है। क्या सरकार उनको रोक रही है? क्या प्रशासन रोक रहा है? या हम जैसे पत्रकार उनको रोक रहे हैं? जैसे ये पक्की जो झुग्गी है ना, जो ईंटों की बनी हुई है, उनको तोड़ने का नोटिस मिला, मालूम है ये चीज़? नहीं, हम लोग तो अभी आए नहीं, लेकिन हाँ शंका तो है हमें। है? जैसे मालूम तो है, शंका है। हाँ। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? कैसा रहने वाले को? हाँ। हमें उनका क्या पता। आपको कितना समय हो गया? हमें 1 महीने हो गया। 1 महीना। हाँ। तो जैसे आपने बोला कि हमारा पक्की नहीं है, हमें नोटिस मिला, पिन्नी डाल के हम रह रहे हैं। पिन्नी डाल के झुग्गी बनी है, ठेकेदार डलवाए। कितना पैसा लिया उन्होंने? मजदूरी नहीं, झुग्गी बनाने का। झुग्गी का हमको कहाँ पैसा देते हैं? तो उन्होंने ऐसी पिन्नी डाल काट के दे दी आपकी फ्री में? बांस डाले, पन्नी मन्नी डली ऐसे। बांस भी पैसों में आता है, फ्री में नहीं आता। ठेकेदार का लगा होगा, टेंट पन्नी अन्नी सब उन्हीं ने व्यवस्था दी हमें काज। तो ठेकेदार के पास क्या काम करते हो आप? जो ये पटनी का इसका काम करते हो? ये केबल मतलब खोदते हैं, केबल डालते हैं। अच्छा, मिट्टी का काम करते हैं। बट कितने लोग काम करते हैं उसके अंडर में? 20-25 आदमी होंगे। तो सबको लिए ऐसे ही उसने रहने का इंतजाम किया है? हाँ, सब अलग अलग सिस्टम है, मतलब एक झुग्गी सबको, 2 आदमियों के बीच में एक झुग्गी है। जैसे दोनों आदमी है ना मेरे के पास। आप दिखाओगे कि बड़ी झुग्गी कैसी है आपकी? सब्जी लेने जाए। अच्छा ठीक है जाइए। देखो साहब, आप देखो सामने बिल्कुल वो पड़ी पेड़ के नीचे। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। श्यामलाल नाम था ना आपका? हाँ। कहाँ से आए थे? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। कोई बात नहीं, इनके जैसे ना हज़ारों की तादाद में मजदूर आते हैं। अब सवाल ये है, जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि झुग्गियाँ पर जो नोटिस लगा है, अब कुछ पत्रकार भी यहाँ आए थे और वो नैरेटिव ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार असहाय लोगों पर, गरीब लोगों पर अत्याचार कर रही है। अब ये जो मजदूर बुलाए गए हैं, जो ठेकेदार है, जो इनसे काम करवा रहा है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सारी जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर छोड़ेंगे कि सरकार इनको घर बना कर दे? ठेकेदार अगर इनको बुला रहा है, काम करवा रहा है, इनसे अपना काम निकलवा रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है रहने का इंतज़ाम करके दे। बाकी इन घरों में जो लोग रह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम लाचार हैं, बेबस हैं, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किसी ने विकास नहीं किया होगा? कोई तो मजबूरी है या फिर क्या है? अपना कब्ज़ा समझ लिया, सरकार पर ठीकरा फोड़ देना है बस। अभी मुझे एक व्यक्ति मिले जो मजदूरी करते हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश से वो आए थे। जब मैंने उनसे कुछ बातें की ऑन कैमरा, तो उन्होंने बताया कि जो ठेकेदार है उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और जो उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम है वो देखिए, वो इंतज़ाम ये सामने है। यहाँ 10-12 टेंट बनाए हुए हैं इन लोगों के लिए, जो दूर दूर से दिल्ली में उन ठेकेदारों के लिए काम करने यहाँ आए हैं। ये स्टेशन है और स्टेशन के जस्ट बगल में ये रहने का इंतज़ाम ठेकेदार ने करके दे दिया बाकायदा। अब इन लोगों को अगर यहाँ समय हो जाएगा तो ये लोग भी यहाँ पक्की झुग्गी बनाना शुरू कर देंगे। तो ये एक छोटी सी शुरुआत होती है कि कहाँ से चीज़ें इल्लीगल बनना
शुरू होती हैं। वहीं दूसरा रूप भी आप देखिए, ये जो मजदूर बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, ये लोग भी इसी स्टेशन पर काम करते हैं, लेकिन इनका जो ठेकेदार है, इनकी जो कंपनी है, उन्होंने इनको रूम प्रोवाइड करवाया हुआ है, वो इस टेंट में नहीं रह रहे हैं। यानी कि इस देश के ही लोग हैं, हमारे जैसे, आपके जैसे, इन ठेकेदारों के जैसे, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और बाकायदा निभाते भी हैं। क्योंकि ये देश सिर्फ सरकारों का नहीं है, ये देश सिर्फ बीजेपी वालों का नहीं है, ये देश हमारा भी है। अब जैसे ये आप कहाँ से आए हो सर? से बात करो। प्रयागराज से। आपको रूम मिला हुआ है ना कंपनी की तरफ से? तो आपके ठेकेदार ने नहीं बना के दिया ऐसे तंबू? हमको लोग को ऐसा नहीं मिलता है। कितने लोग हैं आप सब? आप भी इनके साथ हैं? हाँ, वो आप भी इसी स्टेशन पे काम करते हैं? हाँ, इसी पे करते हैं। बाकायदा रूम मिला हुआ है? हाँ, इसी बिल्डिंग में रहते हैं हम तो। बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको सबको रूम मिला हुआ है? गड़ी हर रूम मिला है। चलो, आपको तो रूम मिला हुआ, आप भी मजदूर हैं, और ये आपके पीछे देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं बेचारे, ये भी मजदूर हैं। इनकी क्या गलती है जो इनको ऐसा रहने के लिए दे दिया ठेकेदार ने? वो ठेकेदारों की कमी है ना सर, ठेकेदारों को देना चाहिए रूम, व्यवस्था करानी चाहिए उनको, रूम की व्यवस्था करानी चाहिए लोगों को, वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये बिल्कुल ठेकेदार की कमी है। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है कि ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं और जो ये लोग अपना खाना बना रहे हैं इन तंबू में, क्या इसकी गलती सरकार की है? 1% भी नहीं, सरकार कोई गलती नहीं। सरकार की गलती नहीं, मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है और सबको जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बाकी अंदर आइए, अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाता हूँ। कहते हैं मजबूरी और गरीबी इंसान को बेबस और असहाय कर देती है। वाकई असहाय कर देती है, क्योंकि एक मेरी आंखों के सामने जीता जागता उदाहरण है। ये लोग देख रहे हैं आप, जो मजदूरी ये करते हैं और तंबू टापू डालकर ये लोग रह रहे हैं। अब जैसे इस तंबू का आप दिखाइए, ये जो तंबू है ज़मीन से महज ये तकरीबन 6-7 इंच ऊपर होगा। अब मान लीजिए बरसात होगी, यहाँ पर इन घरों में पानी भी जाएगा, पानी भी जाता होगा ना, और इस टाइम में इतने कीड़े मकोड़े निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, वो अलग खतरा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप मजदूरी करते हैं ना, तो मजदूरों को जैसे ये बिल्डिंग में रहने के लिए वहाँ जो बैठे हुए हैं ना स्टेशन पर, उनको उनके ठेकेदार ने रूम दिया हुआ है। आप क्यों मान जाते हैं काम करने के लिए, आपको जब ऐसी जगह मिली? हमारी मजबूरियाँ इसलिए मान जाते हैं क्या मजबूरी? कि जैसे कोई कहीं काम नहीं मिले तो यहीं काम पे लग जाते हैं। काम पे अब कब तक आप रहेंगे यहाँ पे? कुछ पता है? कोई पता नहीं है मुझे कि कब तक रहेंगे। कोई पता नहीं है। मतलब ज़िंदगी भी निकल सकती है? ज़िंदगी भी निकल सकती है इन्हीं तंबू में। ये तो गलत बात है, मान लिया कि ज़िंदगी निकल जाएगी। आपका क्या नाम मैडम? इन्हीं तंबू में ज़िंदगी काटनी है अब? खैर, ये लोग तो असहाय हैं और मजबूर भी हैं। लेकिन मान लीजिए इनके बच्चे अगर अनपढ़ रह जाते हैं, अनएजुकेटेड रह जाते हैं, तो गलती इन लोगों की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी निकाल देते हैं। ये तो खैर अभी बसे हैं और वाकई इनकी मजबूरी है। इनके बारे में हर किसी को सोचना भी पड़ेगा, सोचना चाहिए भी। लेकिन अगर यही लोग, जैसे वो पीछे झुग्गी बना कर रह रहे हैं, कोई सन 87 से रह रहा है, कोई 50 सालों से रह रहा है, कोई 70 सालों से रह रहा है, तो उसमें गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी। क्योंकि पढ़ाना तो हमारे हाथ में है, बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा खाएंगे, झुग्गियों से मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। लेकिन नहीं, कब्जा छोड़ना होता है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे, अब देखिए कि बच्चा है और पीछे भी वो 2-3 बच्चे हुए हैं। कोई मुझे बताएगा इनकी एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? पढ़ाते हैं इनको? नहीं हैं? मैडम आपसे पूछ रहा हूँ मैं, खाना तो बनाइए, बिंदास बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? पैसा टका नहीं तो खाए में पढ़ाएं? चाहे 100 रुपया दे, चाहे पेट में खा ले, चाहे बच्चन को खुआ दे। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है? अपना खाना है, बच्चों को पढ़ाना? खाना है और पढ़ाना है, सब करना है। और मैं आपसे पूछूं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना, फिर 500 के बिना पैसा के थोड़ी बच्चन को पढ़ाऊ। पढ़ाई लिखाई मुफ्त है इस देश में, कोई पैसा नहीं होता। ये बात मालूम है आपको या नहीं? क्यों मैडम जी? आपको जो 400 रुपये मिल रहा है, कौन रोक रहा है? आप उसका रोटी खाइए, खाना बनाकर खाइए। लेकिन बच्चों की शिक्षा तो मुफ्त है ना, उनको क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग? क्यों भैया, क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चों को पढ़ाते हैं, काहे नहीं पढ़ाते?
जैसे ये बोल रही हैं कि पढ़ाएं या खाना खाएं। अब मैंने पूछा शिक्षा तो मुफ्त है। बच्चों के लिए कहाँ पे छोड़े, हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम पे आते हैं, बच्चों साथ में ले आके आते हैं, कहाँ पे पढ़ाएं हम लोग। बच्चों को स्कूल भेजिए ना। सर यहाँ पे परदेश में 2-3-4 महीना खुआते हैं, 2-4-3 महीना कहाँ पढ़ाएंगे हम? नहीं 2-4 महीने के लिए नहीं। अब जैसे उन्होंने बोला कि कोई पता नहीं यहाँ कब तक रहेंगे, नहीं सर 2-4 महीना खुआते जिंदगी भी बिता देंगे। हैं। जब तक वो तो काम चल रहा है 2-4 महीना सर, जब तक काम करते हैं हम लोग। 2-4 महीना के बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे हम लोग। उसके बाद उसके बाद सर घर रहते हैं तो घर पढ़ाते हैं। अब आप मजदूरी करते हैं, जैसे सिर्फ 400 रुपये बता रही हैं, मान लेते कि 400 ही मिलता होगा। अब आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो वो भी इस मजदूरी में ही फंस कर रह जाएंगे, सर वो तो है ही, है ना। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मजदूरी करें? नहीं, हम तो नहीं चाहते, लेकिन इस भारत में कभी कोई पढ़ाने वाला है। कांग्रेस के टाइम में तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन जब से बीजेपी आई अब से तो किसी मास्टर ने पढ़ाई, जितने भी अधिकारी सब पैसे रिश्वत मांगने लगे। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है विनोद केवट। विनोद केवट। आप जब पढ़ने लिखने की आपकी उम्र थी ना, तब इस देश में कांग्रेस ही थी। हाँ, तो जब अच्छी तब पढ़ाई हुई, आप अच्छी पढ़ाई पढ़ के फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं तो तुम्हारी समझ नहीं, जैसे हमने उतना नहीं पढ़ा। क्यों? अच्छी पढ़ाई थी तो क्यों नहीं पढ़ा? तो जब मैं पढ़ाई कर लेता उतने पैसे की क्या जरूरत थी, मैं अपना इतना ही वैसे ही कमा लेता। बताओ भाई साहब, और नहीं सुनो, अब क्या पढ़ाई हो रही बताओ। आप बेफिजूल बातें ना करें। काम नहीं कर रहा। कांग्रेस बीजेपी मकसद नहीं है मेरे यहाँ करना। मान लेते हैं कांग्रेस के टाइम में अच्छी पढ़ाई पढ़ी या बीजेपी की मतलब है एजुकेशन लेना। आपने नहीं ली, ठीक है, मान लिया। अपने बच्चों को तो एजुकेशन दीजिए। अब हम एक बात सुनाते हैं भाई साहब से तुम्हें सबको, हम लोग हैं गरीब, गरीब की तो कहीं क्वालिटी है नहीं। गरीब में तो देखो जो पैसे वाला होगा उसी की रहेगी ना। और एक बात तो हम बताते हैं, हमारे यहाँ 20 साल से बीजेपी चल रही, आज 20 साल हो गए हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में 20 साल से तुम शिकायत कर दो, जैसे हमारे यहाँ मास्टर हम उसकी शिकायत भी करें कहीं भी जाके तो भाई कोई नहीं सुनने वाला। और जो भी हमारे यहाँ के अधिकारी हम कोई काम कराने जाते रट के बैठे हो गए जबान पे कि कितने साल हो गए बीजेपी को। भाजपा से कोई पर्सनल दिक्कत है आपको? नहीं ऐसे तो ठीक है, सरकार हमें अच्छी लगी, लेकिन कहीं पे शिकायत करो कोई सुनता नहीं है, कोई अधिकारी। मैंने जो देख लिया प्रैक्टिकल। क्या बात नहीं सुनता? जैसे ये बात नहीं सुनता, यदि मैं किसी अधिकारी की कंप्लेन करूं कि भाई इस आदमी हमारा ये काम नहीं कर रहा तो नहीं सुनता। तो आप अपने बच्चों को बनाइए ना उसके काबिल की आपकी बात सब सुने। बच्चे को क्या बनाए, इससे का स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं होती, मास्टर पूरे दिन सोते हैं। हमारे एमपी में ये धंधा है, मास्टरों की तुम शिकायत करो 2 मिनट सस्पेंड कर देंगे 1 घंटे के लिए, 2 और 50,000 रुपये लेकर उसे बहाल कर देंगे 2-4 घंटे में। टीचर नहीं पढ़ाते इसलिए आप एडमिशन भी नहीं करवाते? एमपी में बहुत भर रहा है, इसलिए आप एडमिशन भी नहीं करवाते। बच्चे अगर घर में खेलते कूदते हैं, सोते हैं, स्कूल ही भेज दीजिए, वहाँ जाके सो जाएंगे टीचरों के साथ। जाते हैं, सब काम करते हैं, स्कूल भी जाते हैं वो, जब कोई पढ़ाए जब ही तो है। जैसे आप हमें शिक्षा नहीं दो तो हमें क्या पता क्या है शिक्षा का मतलब, बताओ। अभी ये बताइए यहाँ कब तक जिंदगी चलेगी आपकी? हमारी जिंदगी तो अभ्यास ऐसी है 2-4-10 साल और चल जाएगी। तो मैं क्या कह रहा, मैं तो ये कह रहा भाई मेरे बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे इनके घूम रहे, कोई ना देख बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, सबके बच्चे ऐसे ही घूमते हैं। हाँ नहीं पढ़ते हैं सबके बच्चे, कुछ आदमी हो गए हैं, सबके तो पढ़ते हैं बच्चे। आपके कितने बच्चे हैं साहब? मेरा तो एक ही बच्चा है, वो जा रहा है। एक ही बच्चा है। आप भी नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा इनको छोड़िए, तो पुरुष अपनी तरह बातें करेंगे। महिला को तो होता है ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनता हुआ देखे। आप नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आप? पढ़ना तो चाहते ही हैं। क्यों नहीं भेजते पढ़ाई के लिए? जाते हैं, पढ़ने तो जाते हैं दोनों। झूठ बोल रही हैं अब आप, कोई बच्चा यहाँ का पढ़ने नहीं जाता? मेरे गांव में है बच्चे, मैं गांव में पढ़ाता हूँ उनको। हाँ, यहाँ नहीं लेके आते। आप छोड़ के आई हैं गाँव में, तो आप एजुकेशन दे रही हैं उनको। चलिए कोई बात नहीं, कोई तो है, कोई तो मिला है इन झुग्गियों में, इन मज़दूरों में से कि जो अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता है और पढ़ाना चाहता है। बाकी कई तरह की चीज़ें निकल कर आई और सवाल भी खड़े हुए। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।